हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 विस्टास बुक की जो चैप्टर नंबर 3 है उसका समरी एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और उसकी समरी हम स्टार्ट करते हैं। फॉर अ साउथ इंडियन गर्ल ट्रैवलिंग टू अंटार्कटिका फ्रॉम मद्रास, it takes 9 time zones, 6 checkpoints, 3 water bodies and just as many ecospheres to reach there। तो जो हमारी ऑथर है उनका नाम है तिशानी दोशी। वो एक स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम करके है, उनके साथ और बहुत सारे टीनेजर्स, कुछ 52 टीनेजर्स हैं उस प्रोग्राम में, उनके साथ ट्रैवल करके गई हैं मद्रास से लेके कहाँ, अंटार्कटिका तक, जो कि इस दुनिया का एंड है। अंटार्कटिका वो जगह जो कि इस दुनिया का एंड पॉइंट है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ओके, तो वो कहती हैं जब मैंने मद्रास से ट्रैवल करना स्टार्ट किया था, जो मेरी बर्थ प्लेस है, वहाँ से लेके कहाँ तक, अंटार्कटिका तक, तो इस बीच में मैंने 9 टाइम जोन्स क्रॉस किए, 6 चेक पॉइंट्स क्रॉस किए, यानी वो जगह जहाँ पे पासपोर्ट चेक होता है, वीज़ा चेक होता है, सब चीज़ें चेक हुई। 3 वाटर बॉडीज़ यानी 3 बड़े बड़े ओशंस मैंने क्रॉस किए, और बहुत सारे इकोस्फेयर्स मैंने क्रॉस किए, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे लोगों की लिविंग हैबिटेट अलग अलग होती है। तो ऐसी कई सारी मैंने इकोस्फेयर्स तक क्रॉस करी अंटार्कटिका पहुँचने के लिए। तो वो कहती है टोटल मुझे 100 घंटे लगे मद्रास से लेके अंटार्कटिका पहुंचने तक, जिसमें किस किस की ट्रैवल इंक्लूडेड थी, कार, एरोप्लेन और शिप। ओके, तिशानी दोशी ट्रैवल टू द सदर्न एंड ऑफ द अर्थ अलॉन्ग विद द एक्सपेडिशन ग्रुप नेम स्टूडेंट्स ऑन आइस। तो कहती है कि तिशानी दोशी एक एक्सपेडिशन यानी उस टूर पे गई थी उन स्टूडेंट्स के साथ जो स्टूडेंट्स ऑन आइस नाम का एक प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में क्या होता है, इस प्रोग्राम के जो ओनर है, जो हेड है, वो एक कैनेडियन है जिनका नाम है जियोफ ग्रीन। वो सिर्फ यंग स्टूडेंट्स को ले जाते हैं अंटार्कटिका या इस तरीके की जगह पे, ताकि वो अपनी एजुकेशन से रिलेटेड रिसर्च कर सकें और चीज़ों को स्टडी कर सकें। तो तिशानी दोशी भी स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के द्वारा ही 52 टीनेजर्स के साथ गई थी अंटार्कटिका, और इससे उनको क्या मिली, एक अपॉर्चुनिटी मिली to the young minds to sensitize यानी to become sensitive towards a realistic version of climate changes happening in the world। तो यहाँ जाने से तिशानी दोशी को एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर मिला ताकि वो जान पाए कि अंटार्कटिका में कितने सारे क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए, और उससे उसका उनको क्या मिला, एक रियलिस्टिक वर्जन। क्योंकि जब हम अपने घर में होते तो हम यहाँ से बैठ के सिर्फ सुनते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है, ये सब सिर्फ सुनते हैं। लेकिन जब वो एक्चुअली वहाँ अंटार्कटिका गई, उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक्चुअली क्या कंडीशन है, क्लाइमेट की क्या चेंजेस हो रहे हैं, ह्यूमन प्रैक्टिसेस की वजह से वो उनको समझने को मौका मिला, और वो उससे सेंसिटिव हुई, उससे वो सेंसिटाइज हुई, यानी वो सेंसिटिव बनी। उनको एक्चुअली इस बात की इंपॉर्टेंस का पता चला कि वाकई ह्यूमन एक्शंस की वजह से बहुत क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, we are the young versions of future policy makers who can turn the situation around। तो वो जो ओनर है, यानी जो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के जो हेड है, एक कैनेडियन जियोफ ग्रीन, वो कहते हैं कि मैं सिर्फ हमेशा यंग बच्चों को ही ले जाऊंगा इस तरीके की जगहों पे इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टडी करने के लिए, क्योंकि ये बच्चे फ्यूचर जनरेशन हैं, हमारे आने वाला भविष्य हैं, और यही लोग पॉलिसी मेकर्स हैं, यानी यही लोग होंगे जो फ्यूचर में जाके अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे। तो अगर ये लोग ये चीज़ पढ़ के आएंगे और इस जगह की इंटेंसिटी को समझ के आएंगे, तो ये उसी अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाएंगे जो इन्वायरमेंट के हित में हो, उसके फेवर में हो। अंटार्कटिका इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। तो अंटार्कटिका इस दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में से जो एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो सबसे ठंडा है, सबसे ड्राइएस्ट और विंडीएस्ट, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं। As far as the eyes can see, it is completely white and its beauty gives immense relief। तो वो बताती हैं तिशानी कि जितना दूर तक हमारी नज़र जाए उतनी दूर तक वाइट आइस हमें दिखती है, जो कि हमें रिलीफ यानी कि पीस, शांति पहुंचाती है। It is shocking to believe that India and Antarctica were part of the same supercontinent Gondwana that got segregated into countries, giving rise to the globe we know today। जब तिशानी अंटार्कटिका गई तो उन्हें पता चला कि आज से 650 मिलियन ईयर्स पहले जो अर्थ आज दिखाई देती है वैसी नहीं दिखाई देती थी। क्यों? क्योंकि मान लो ये हमारा ग्लोब है और यहाँ पे आज की डेट में क्या है, अंटार्कटिका है। ओके, ये आज की डेट में ग्लोब है और अंटार्कटिका
ये जो पोर्शन है एंटार्क्टिका यहाँ पर है। कहती हैं जब तिशानी दोशी यहाँ पर गई तो इन्हें पता चला कि 650 मिलियन ईयर्स पहले ग्लोब कुछ ऐसा दिखता था, और जहाँ एंटार्क्टिका है वहाँ पे एक बड़ा सा ऐसा लैंड हुआ करता था। इस लैंड का नाम है गोंडवाना, गोंडवाना लैंडमास। और जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, एंटार्क्टिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, एशिया हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये सारे कंबाइंड थे और कंबाइन होकर इनका एक ही नाम था गोंडवाना। लेकिन धीरे धीरे जैसे दुनिया बढ़ी, फ्लोरा फौना अलग अलग जाति प्रजाति के एनिमल्स एंड प्लांट्स बड़े अपने आप ये जो गोंडवाना लैंड है ये सेग्रीगेट हो गया, यानी टूट के इधर उधर हो गया। जैसे इंडिया एशिया में चले गया, नॉर्थ अमेरिका उधर चले गया, साउथ अमेरिका उसके बाद चले गया, सब सारे कॉन्टिनेंट्स टूट गए। और आखिरी में सबसे नीचे साउथ पोल में क्या रह गया? सिर्फ एंटार्क्टिका यहीं रह गया। तो अभी ऐसा दिखता है और 650 मिलियन ईयर्स पहले एंटार्क्टिका ऐसा दिखता था। ऐसा तिशानी को वहां जाके हिस्ट्री पता चली। Antarctica had a warmer climate until then. Despite human civilization around the globe, it still remains in the pure form. तो उस जमाने में, पास्ट में 650 मिलियन ईयर्स पहले अंटार्कटिका क्लाइमेट कैसा था? बहुत वार्म, बहुत गर्म था। आज इतनी कोल्ड प्लेस है, उस टाइम पे ये बहुत वार्म प्लेस हुआ करती थी। और यहाँ पर आज की डेट में अंटार्कटिका में कोई ह्यूमन सिविलाइजेशन नहीं है, यानी कोई इंसान यहाँ पे नहीं रहती है, कोई यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं है, ह्यूमंस की कोई गंदगी यहाँ पे, पोल्यूशन फैलाने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। इसलिए ये जगह बिल्कुल प्योर एंड फ्रेश रहती है आज भी। कौन सी जगह? एंटार्क्टिका। Being a South Indian sun worshipping person, it was unimaginable for the author to visit the place that constitutes world's 90% of ice, a place so quiet that is only uninterrupted by snow avalanches. तो जो ऑथर है तिशानी दोशी, ये एक क्या है? साउथ इंडियन। और साउथ इंडिया में लोग सन वर्शिप करते हैं, यानी कि सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। जब ये 2 हफ्तों के लिए अंटार्कटिका गई तो ये बहुत शॉक हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सन आता ही नहीं है। वहाँ पे लाइट तो रहती है, डे लाइट हमेशा रहती है, लेकिन सन नहीं दिखता, जिसकी वजह से ये इनको बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि अपनी वर्शिपिंग नहीं कर पा रही थी। और ये एक ऐसी जगह पे थी जहाँ पे दुनिया की 90% ऑफ आइस ही है। इस दुनिया में जितनी आइस है उसमें से 90% ऑफ आइस अंटार्कटिका में ही है। ओके। और ये जगह बहुत साइलेंट रहती है, बहुत पीसफुल रहती है। सिर्फ यहाँ पे कब नॉइज होता है? तब नॉइज होता है जब स्नो एवलांच होते हैं, यानी कि बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े ऊपर से गिर के, ऊपर से टूट के नीचे की तरफ गिरते हैं तो बहुत तेज साउंड होता है, उसे स्नो एवलांच कहते हैं। तो जब स्नो एवलांचेस होते हैं तभी यहाँ पे क्या होता है? डिस्टर्बेंस होता है, या इसकी जो साइलेंस होती है थोड़ी डिस्टर्ब होती है। अदरवाइज तो जगह बहुत काम है, बहुत पीसफुल और बहुत साइलेंट रहती है। It gives us a glimpse of the past and at the same time Antarctica helps us to foresee the future. तो जब हम अंटार्कटिका में जाते हैं तो हमें पास्ट के बारे में पता चलता है कि कैसे गोंडवाना लैंड था, फिर कैसे सब अलग अलग हुआ, हमें पास्ट के बारे में पता चलता है। फिर प्रेजेंट के बारे में तो हमें पता ही कि प्रेजेंट क्या कंडीशंस है, क्योंकि ह्यूमंस ने इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करके, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रही है, एनिमल्स को मार रहे हैं, सारी बुरी चीज़ें कर रहे हैं। तो प्रेजेंट कंडीशन तो हमें मालूम ही है अर्थ की। अब इस कंडीशन को बेस रखते हुए, प्रेजेंट को मद्देनजर रखते हुए हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारे एक्शंस का क्या रिजल्ट निकलेगा, हमें फ्यूचर भी पता चलता है अंटार्कटिका जाके। तो अंटार्कटिका ऐसी जगह है जहाँ पे हमें पास्ट तो पता ही चलता है, प्रेजेंट को मद्देनजर रखते हैं हमको फ्यूचर भी पता चलता है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। द प्लेस गिव्स अस एन अवेकनिंग टू थ्रेटनिंग अलार्म द ग्लोबल वार्मिंग इज एक्चुअली रियल। जब हम इस जगह पे जाते हैं तो हमें एक्चुअली बिलीव होता है हमारी आंखों को कि ग्लोबल वार्मिंग रियल है, सच में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हम जो घर बैठे सुनते हैं और ध्यान नहीं देते कि हाँ ग्लोबल वार्मिंग हो रही होगी, जब हम अंटार्कटिका में जाएंगे तो एक्चुअली हम अपनी आंखों के सामने ग्लोबल वार्मिंग होते हुए देख सकते हैं और हमें फील होगा। Who knows if Antarctica will be warm again, and even if it does, will we be alive to see it? फिर एंड में चैप्टर खत्म करती है तिशानी दोशी और कहती है कि किसे पता कि जैसे गोंडवाना के टाइम पे, गोंडवाना लैंडमास के टाइम पे जब अंटार्कटिका पूरा गर्म, पूरा वार्म क्लाइमेट हुआ करता था, फिर से कोल्ड की बजाय वार्म में हो जाए, क्या तब तक हम ह्यूमंस एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं? क्यों वो बोल रही है कि ह्यूमंस एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं? क्योंकि हमारे एक्शंस ऐसे हैं कि हमारा एंड हमारे करीब है। इसीलिए वो कह रही है कि इट्स हाई टाइम अपने एक्शंस में चेंजेस लाओ और अर्थ को डोमिनेट करने की कोशिश मत करो, बल्कि नेचर के, प्रकृति के अनुसार चलो, तो ताकि आप भी जिंदा रहो और सर्वाइव कर पाओ इस अर्थ में। सो नाउ लेट्स डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है,
What are Geoff Green's reasons for including high school students in the Students on Ice expedition? जो जियोफ ग्रीन है, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के कैप्टन, वो क्यों इस आइस प्रोग्राम में सिर्फ स्टूडेंट्स को ले जाते हैं, हाई स्कूल के बच्चों को, और दूसरों को क्यों नहीं ले जाते? तो आंसर है, जियोफ ग्रीन took high school students on expedition to one end to the earth to make them realize the impact of the human intervention could have on nature. तो ये यंग बच्चों को इसलिए ले जाना चाहते हैं ताकि उनको बता सके कि अंटार्कटिका में जब कि ह्यूमन एक्सपेडिशंस, इंसानों के इंटरवेंशन की वजह से, इंसानों की इंटरफेरेंस की वजह से धरती पर क्या इफेक्ट पड़ा है और हमारे नेचर पे क्या असर पड़ रहा है. He wanted the future policy makers to experience how difficult it would be to sustain life with the rising temperatures. तो ये यंग जनरेशन को बताना चाहते हैं कि भाई तुम लोगों को पता चले कि कैसे हम लोग जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि फैक्ट्रीज से स्मोक निकल रहा है, गाड़ियों से, सीएनजी फ्यूल्स, इन सब की वजह से कार्बन बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है. तो जब वहाँ जाते हैं तो ये सब चीज़ें दिखाई पड़ती हैं और उनको समझाना चाहते हैं जियोफ ग्रीन की कैसे ये सब चीज़ें हो रही हैं. क्यों? क्योंकि ये बच्चे वही बच्चे हैं जो हमारा भविष्य है, फ्यूचर है हमारी, और ये पॉलिसीज़ यानी आने वाले समय में रूल्स बनाएंगे. तो ये वैसे ही रूल्स बनाएंगे ताकि जो हमारी अर्थ के फेवर में हो. और टेम्परेचर राइज होगा ऑब्वियसली अगर कार्बन इंक्रीज होगा, अगर क्लाइमेट में, एनवायरनमेंट में. He wanted them to see the melting ice shells so that they could estimate the trouble that mankind was headed to. तो जियोफ ग्रीन इन बच्चों को दिखाना चाहते थे कि बड़ी बड़ी आइस शील्ड्स, बड़े बड़े ग्लेशियर्स देखो कैसे मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, गर्माहट बढ़ रही है हम ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ की वजह से, जो कि बहुत खतरनाक है हम लोगों के लिए. तो ये सब उनको दिखाना था इन बच्चों को वहाँ पर. सेकेंड क्वेश्चन, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. What is the relevance of the statement in the context of Antarctic environment? यहाँ पे चैप्टर में एक लाइन आती है कि आप छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दो, बड़ी बड़ी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी. इस लाइन का एंटार्क्टिका के एनवायरनमेंट से रिलेशन में क्या मतलब है, क्या कॉन्टेक्स्ट है? तो द स्टेटमेंट होल्ड्स ग्रेट इंपॉर्टेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एंटार्क्टिक एनवायरनमेंट. फॉर इंस्टेंस, द फाइटोप्लैंक्टन्स इन द रीजन सर्व एज फूड फॉर मराइन बर्ड्स एंड एनिमल्स. द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर अफेक्ट्स द फाइटोप्लैंक्टन्स एंड द कार्बन साइकिल. This can obstruct the existence of marine life. So if the process carried on by these small grasses is taken care of, the processes of the environment can be taken care of. तो इसका मतलब ये है कि अंटार्कटिका में जितने भी मरीन लाइफ है, यानी जितने भी सीज हैं, ओशंस हैं, वहाँ पे क्या है? फाइटोप्लैंक्टन्स हैं. फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स ये स्मॉल माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर ग्रो करते हैं. ये प्लांट्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, और माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी माइक्रोस्कोप की मदद से आप देख सकते हो इनको. अब इनका काम क्या होता है? जितना भी ह्यूमंस ने कार्बन बढ़ाया हुआ है, रिलीज किया हुआ है पूरे इन्वायरमेंट में, ये उस कार्बन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, और फिर क्या करते हैं? फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी अपना खाना बनाने के लिए ये इस कार्बन को यूज कर लेते हैं. तो इससे क्या होता है? इससे जो कार्बन इतना बढ़ा हुआ है, इतना इंक्रीज्ड है पूरे एनवायरनमेंट में, ये इसको यूज कर लेते हैं और फिर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. यस, तो फाइटोप्लैंक्टन एक कितनी छोटी सी चीज है. अब क्योंकि ये कार्बन पूरा अपने अंदर अब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज कर लेते हैं, तो क्या होता है? तो जो ओजोन लेयर है, जो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करी है यूवी रेस से, उसमें कार्बन ज्यादा नहीं इकट्ठा होगा, क्योंकि वो कौन यूज कर लेगा? फाइटोप्लैंक्टन्स. सो यही चीज बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप छोटी छोटी चीज का ध्यान दो, बड़ी बड़ी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी. यानी छोटी सी फाइटोप्लैंक्टन्स को आप उनके काम को होने दो, फाइटोप्लैंक्टन्स को मत डिस्टर्ब करो. क्यों? क्योंकि दे आर लार्ज इन नंबर, ये बहुत बड़ी तादाद में जो कार्बन को क्या करते हैं? अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स को अपना काम करने दो, उनको डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि अगर आपने उनको डिस्टर्ब किया तो इन्वायरमेंट में कार्बन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिससे पूरी कार्बन साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी एंड अल्टीमेटली ओजोन लेयर भी डिप्लीट होना चालू हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी हो चुकी है. तो इसीलिए फाइटोप्लैंक्टन छोटी सी चीज़ का ध्यान दो, बड़ी चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. तो क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका क्यों एक ऐसी जगह है जहां जाने से हमें अर्थ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की खबर मिलेगी. तो अंटार्कटिका इज अ प्लेस टू गो एंड अंडरस्टैंड द अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बिकॉज इट गिव्स अस एन आइडिया ऑन हाउ द अर्थ वाज मिलियन ईयर्स अगो.
द मेल्टिंग शीट्स ऑफ आइस ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग गिव्स अस द आइडिया ऑफ द फ्यूचर ऑल्सो। तो क्योंकि हम जब अंटार्कटिका जाते हैं तो हमें पास्ट के बारे में पता चलता है कि कैसे गोंडवाना लैंड हुआ करता था और सारे कॉन्टिनेंट्स इसमें कंबाइन हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे सारे कॉन्टिनेंट्स इससे ड्रिफ्ट हो गए, यानी टूट के अलग हो गए और अकेला अंटार्कटिका रह गया साउथ पोल में, साउदर्न हेमिस्फेयर में। ये पास्ट के बारे में हमें पता चलता है। प्रेजेंट हमें वहां पता चलता है जाके, क्योंकि जितनी भी आइस शील्ड्स हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी ग्लेशियर्स हैं, वो सब मेल्ट हो रहे हैं टेम्परेचर में इंक्रीज होने की वजह से। तो ये हमें पता चल रहा है कि प्रेजेंट में ये हो रहा है। और क्योंकि ये आइस शील्ड्स मेल्ट हो रही हैं और ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं टेम्परेचर राइज की वजह से, इसका फ्यूचर में हम पर क्या असर पड़ेगा, क्या हम पर रिजल्ट होगा इसका, ये सारी चीजें भी हमें वहां पे पता चल रही। तो बेसिकली अंटार्कटिका जाके हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पता चलता है अर्थ का। So children, with this we come to an end of this session. I hope आपको समरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर समझ में आए होंगे। आप चाहें तो हमारे वीडियोस YouTube पर भी देख सकते हैं। अगर आपको YouTube पे हमारे वीडियोस नहीं मिलते तो आप ये कहाँ देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट magnanbrains.com पर डायरेक्टली भी। जब आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो इस तरीके से आपके सामने एक पेज आएगा, एक जिसपे क्लास 12th, 11th, 10th, 9th सारी क्लासेस मैंशन होंगी। फॉर एग्जाम्पल आपको क्लास 11th के इंग्लिश के वीडियोज देखने तो आप क्लास 11th पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने सारी लिस्ट ऑफ 11th क्लास के टीचर्स की अलग अलग सब्जेक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी। ये रहा इंग्लिश। आप जब इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से सारी वीडियो लेक्चर्स लिस्ट में आपके सामने आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का इंट्रोडक्शन देखना है। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर यूट्यूब पर आपको वीडियोज नहीं मिल रहे तो ईजिली आप वेबसाइट से कैसे एक्सेस कर सकते हैं। और एक चीज़ जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है वो है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। Okay, so तब तक लिए stay tuned, bye bye and take care.